दोस्तों, आज की कहानी है बहू अलमारी में रखे गए गहनों पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज जूही अपने मायके आई थी। माँ के जाने के बाद पहली दिवाली पर उस घर के कोने कोने में उसे अपनी माँ के होने का एहसास हो रहा था। जूही आ गई मेरी लाडो, बहुत दिनों बाद आई हैं। इस बार बता क्या खाएगी? समोसे और इमली की चटनी बनाती हूँ तेरी पसंद की। ओ हो, कितनी दुबली लग रही हैं। सल गुंजिया भी बनाऊंगी, ऐसा कहते हुए माँ उसे गले लगा लेती थी। जूही को आज भी उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। जूही आंसू छुपाते हुए सबसे पहले माँ के कमरे में गई। बेटा, ये ले माँ की अलमारी की चाबी। पापा ने कहा। नहीं पापा, मैंने पहले भी कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं माँ की कुछ साड़ियाँ पहले ही ले चुकी हूँ। आप मोहित व भाभी को दे दो। जूही ने कहा। बेटा, मैं उन्हें माँ की इच्छा अनुसार सब कुछ दे चुका हूँ, पर तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तेरी अमानत तुझको सौंप दूं। अमानत? जूही ने आश्चर्य से पूछा। जा तू अलमारी खोलकर खुद देख ले। जूही ने माँ की लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें लकड़ी का एक बड़ा सा खूबसूरत नक्काशीदार बक्सा था। मोहित और उसकी पत्नी नीता भी उत्सुकता से देख रहे थे। माँ ने कभी उस बक्से के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई खजाना होगा। जूही ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। कई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, छोटे बच्चों की फोटो वाली फ्रॉक, गुलाबी मोजे, ऊनी स्वेटर, लाल रंग की टोपी, चांदी का छोटा सा एक गिलास, एक चम्मच, चांदी की छोटी छोटी घुंघरू वाली पायल, काले मोती व चांदी के मोतियों वाली छोटी छोटी चूड़ियां, एक छोटी सी पोटली में बच्चे के बाल, साथ ही कुछ खूबसूरत गुलाबी डायरिया, एक चांदी के छोटे से डिब्बे में मोतियों वाले सोने के झुमके, दो सोने के कंगन और एक पतली सी सोने की चैन। नीता भाभी की आंखों में झुमके कंगन देखकर चमक आ गई। नीता, जूही तुम्हें अपने हिस्से के गहने भी दे चुकी हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ जूही की ही की अमानत है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। उसे कमरे में अकेला छोड़ दो, पिता ने कहा। जूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक छोटे से बच्चे की ब्लैक एंड व्हाइट कई फोटोज थी। उसको गोद में उठाए हुए, मुंडन कराते हुए, कुर्सी पर बैठी हुई, पैदा होने से लेकर लगभग 2.5 साल तक की उम्र तक की, और हर फोटो के पीछे तारीख लिखी थी। ये तुम हो। जूही के
पापा ने अंदर आते हुए कहा। जूही ने हैरानी से प्रश्नवाचक निगाह से अपने पिता को देखा, पर पापा मुझे गोद में लिए हुए। ये औरत कौन है? तुम्हारी माँ, पापा ने धीरे से कहा। क्या माँ? जूही ने शौक कर कहा। हाँ, पर राधा अब इस दुनिया में नहीं है। जब तुम 2.5 साल की थी तब बीमारी से लड़ते हुए वह इस दुनिया से चली गई। जाते जाते तुम्हें तुम्हारी माँ विभा को सौंप गई थी। जूही के पापा ने सिर झुकाते हुए कहा। मैं ही असली गुनहगार हूँ। जूही प्रश्न भरी निगाहों से पिता को देख रही थी। मैं और राधा कॉलेज के साथी थे। हम शादी करना चाहते थे, पर दोनों परिवारों ने विरोध किया। हमने मंदिर में शादी कर ली थी, पर तुम्हारे दादा दादी की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। राधा अपने माता पिता के साथ अचानक कहीं दूर चली गई। मैं भी सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी में रम गया। मयंक पैदा हुआ, हम सभी खुश थे। तभी एक दिन एक खत आया। पिता ने एक पत्र उठाकर जूही को दिया। उसमें लिखा था, राधा की हालत ठीक नहीं है। वह कुछ दिनों की मेहमान है। क्या आप एक बार यहाँ आकर उससे मिल सकते हैं? राधा भी आपसे मिलना चाहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर मैंने विभा से तुम्हारी माँ कुछ भी छुपाना सही नहीं समझा। हम मयंक को लेकर सोलन आए। वहाँ हॉस्पिटल में राधा से मिलने गए। उसे कैंसर था। वह मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ लिया था। मेरी बेटी का ध्यान रखोगे? राधा ने धीरे से याचना भरी दृष्टि से कहा। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अभी यहाँ हॉस्पिटल की नर्सरी में है, पर मेरे मर जाने के बाद उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, राधा ने धीरे से कहा। तभी नर्स उस छोटी सी बच्ची को लेकर आई। विभा ने उसे देखते ही गोद में उठा लिया। उसको दुलारते हुए कहा, रमेश, ये तो बिल्कुल तुम पर ही गई हैं। और राधा शौक पड़े। राधा के आंखों से आंसू बहने लगे। विभा ने आंसू पोंछते हुए कहा, राधा चुप हो जाओ। इसमें तुम्हारी और इस नन्ही सी जान की कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी रमेश, पर अब मेरे पास कोई सारा नहीं था। राधा ने कहा। राधा, आज से ये नन्ही सी जान मेरी जान हुई। इसका नाम क्या है? विभा ने पूछा। जूही, राधा ने धीरे से कहा। मैं आपका ये एहसान। विभा ने राधा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम आज भी इनके दिल में कहीं हो। एक पत्नी के रूप में मैंने ये बहुत पहले ही जान लिया
था, पर तुमसे मुलाकात आज इन हालातों में हुई। विभा मुझे माफ कर दो, मैं तुम सभी का गुनहगार हूँ। ना तो मैं राधा को अपना सका, ना तुमको पूरी तरह से पत्नी का दर्जा दे पाया। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, राधा को आखिरी विदाई देकर हम दोनों तुम्हें लेकर आ गए। राधा ने यह लकड़ी का बक्सा विभा को दिया था। शायद उसे मेरे से ज्यादा विभा की ममता पर भरोसा था। कहते हुए जूही के पिता के आंसू बहने लगे। पापा, मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ की तो याद नहीं, पर मेरी माँ विभा ने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। मुझे अपने से ज्यादा सहा। जूही ने भरे गले से कहा, विभा ने दोबारा माँ बनने से मना कर दिया था। वह कहती थी, मयंक और जूही से अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। पापा, एक बात पूछूं, उन्होंने मुझे अपने दिल से इतनी जल्दी कैसे अपना लिया? आखिर मैं थी तो उनके पति के पहले प्यार की बेटी। जूही ने सिर झुकाते हुए पूछा, बेटा तू अपनी माँ को जानती है? उसकी नजर में तू एक सिर्फ मासूम सी प्यारी बच्ची थी और वह अब सिर्फ एक माँ। पिता ने कुंदन का खूबसूरत सा हार देते हुए कहा, पर पापा ये तो माँ को नानी माँ के दिए थे और ये उनको सबसे प्रिय थे। हाँ पता है, पर ये तेरी माँ ने सिर्फ तेरे लिए रखे हैं। तेरी माँ की अमानत। जूही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वह लकड़ी का बक्सा और माँ का दिया हार ले लिए। आज उसके पास अपने दोनों माँओं की अमानत थी। दोस्तों, एक माँ सिर्फ माँ होती है। उसके पास लुटाने के लिए सिर्फ प्यार और ममता होती है। हर बेटी के पास अपनी माँ की यादों का खजाना होता है। यही उसकी माँ की अमानत होती है, उसकी खुशबू होती है।